हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 71। शांत हो जाओ छोटी मेई, तुम। बड़ी छाती वाली सुंदरता सु मेई से डरती हुई लग रही थी और उसे नहीं पता था कि उस समय क्या करना है। मैं तुम्हें खड़े होने के लिए कह रही हूँ, सु मेई ने आक्रामक होकर चिल्लाया। उस आवाज ने उस बड़ी छाती वाली सुंदरी को डरा दिया और उसका छोटा सा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह जल्दी से एक तरफ खड़ी हो गई और बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। हम्फ। सु मेई ने ठंडी सांस ली और गुस्से से चू फैंग को एक नज़र देखा और फिर वहीं बैठ गई जहां बड़ी छाती वाली महिला पहले बैठी थी। उसने सीटू यू के बगल वाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बैठो। बड़ी छाती वाली सुंदरी ने धीमे होने की हिम्मत नहीं की और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और तेजी से सीटू यू के बगल में चली गई। अपना सिर उठाए बिना ही वह उदास होकर बैठ गई। उस दृश्य को देखकर सभी की आंखें और मुंह खुले रह गए। जो कुछ हुआ उससे वे सभी अचंभित थे। जिसकी भी आंखें थीं, वे बता सकते थे कि सु मेई ईर्ष्या कर रही थी। किससे ईर्ष्या? चू फैंग से ईर्ष्या। अनगिनत लोगों ने सु मेई की तलाश की, लेकिन किसी को भी आंतरिक दरबार की एक सुंदरता नहीं मिली। फिर भी वह चू फैंग से ईर्ष्या करती थी। ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी, लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह सब अचानक नहीं हुआ था। आखिरकार हाल ही में वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब से घूमे थे और यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी कि सु मेई चुपके से चू फैंग से प्यार करने लगी है। लेकिन फिर भी सभी के लिए इसे स्वीकार करना अभी भी असंभव था। दूसरी ओर बाई टोंग और अन्य लोग काफी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी सु मेई द्वारा की गई अधिक हिंसक कार्रवाइयों को व्यक्तिगत रूप से देखा था। हालांकि बाई टोंग और अन्य लोगों की तुलना में सीटू यू का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था। हालांकि वह इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसने कुछ चिड़चिड़ापन प्रकट किया। वह ईर्ष्यालु भी था। तुम बहुत उग्र हो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? चू फैंग ने हंसते हुए कहा, मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सु मेई ने अपना सिर घुमाकर चू फैंग को अनदेखा करने से पहले चू फैंग को गुस्से से देखा। उस छोटे से तूफान के बाद तथाकथित बैठक भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। सबसे पहले कोर शिष्य परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों की घोषणा की गई। इसमें 12 लोग थे, जिनमें चू फैंग, सु मेई और सीटू यू शामिल थे। बाकी 9 लोगों के पास 8वें स्तर की साधना थी और उस साधना के साथ कोर शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन नहीं था। इसलिए यह मूल रूप से पुष्टि की गई थी कि 12 सदस्य विंग्स एलायंस छोड़ने जा रहे थे। हालांकि उस स्थिति का सामना करते हुए सीटू यू ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बात यह थी कि उसका भाई इस साल की कोर शिष्य परीक्षा में भाग नहीं लेने वाला था, इसलिए सीटू लियांग आंतरिक न्यायालय के भीतर रहने वाला था। वह विंग्स एलायंस के गठबंधन मास्टर के रूप में सफल होने वाला था। एक और बात थी, सीटू यू ने सुझाव दिया कि मुख्य शिष्य बनने के बाद विंग्स एलायंस को संरक्षित रखा जाएगा और वह नहीं चाहते थे कि हर कोई अपने अपने रास्ते पर चले। सीटू यू ने विंग्स एलायंस के भूतपूर्व सदस्यों लेकिन वर्तमान कोर शिष्यों को अपने विचार भेजे कि वह चाहते हैं कि वे विंग्स एलायंस का नेतृत्व करें और कोर शिष्यों के बीच एक नई भूमि बनाएं। लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसलिए उनकी आंखों के सामने एक गंभीर समस्या थी। वे अपने समूह के साथ कोर शिष्यों की भूमि में विंग्स एलायंस को फिर से बनाना चाहते थे। विंग्स एलायंस के पुनर्निर्माण के साथ एक नए गठबंधन मास्टर को चुनने की आवश्यकता थी और यही वर्तमान चर्चा थी। सीटू यू, क्या चर्चा की कोई जरूरत है? चूंकि पूर्व वरिष्ठ हमें नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गठबंधन मास्टर की सीट स्वाभाविक रूप से आप ही बैठेंगे। ये सही है। आज विंग्स एलायंस में आपके अलावा और कौन उस स्थान को लेने की क्षमता रखता है? विभिन्न सदस्यों ने सीटू यू को एलायंस मास्टर बने रहने की सिफारिश की। यहाँ हर कोई पुरुषों के भीतर का अजगर है और मुझे यकीन है कि कोई भी किसी और की दया पर जीने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा और निष्पक्ष होना बेहतर है। हर कोई, मुझे चुनने की कोई जरूरत नहीं है और आप अपने असली विचार बोल सकते हैं। सीटू यू ने बहानेबाजी की, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वह अभी भी बहुत खुश था। खुश है कि सभी ने उसे गठबंधन मास्टर बने रहने के लिए चुना। सीटू यू को देखकर चू फैंग ने उसे एक शब्द का मूल्यांकन दिया।
पाखंडी। इस प्रकार उसने उनकी बातें सुनने की जहमत नहीं उठाई और उसने अपना ध्यान सू मेई पर केंद्रित कर दिया। उसने काफी समय से चू फैंग से बात नहीं की थी। उसके हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा दे रहे थे और उसका सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ देख रही थी, लेकिन यह निश्चित था कि उसने सीटू और अन्य लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। ओही, क्या तुम नाराज हो? चू फैंग ने पास जाकर हंसते हुए पूछा। कौन नाराज है? किस पर नाराज है? कौन इस लायक है कि मैं उस पर नाराज हो जाऊं? सू मेई ने नाराजगी से चू फैंग की ओर देखा। अगर तुम नाराज नहीं हो तो तुम क्या कर रहे हो? चू फैंग ने संदेह से पूछा। मैं गंभीरता से सीटू की बातें सुन रही हूँ, सू मेई ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि सीटू ने अभी क्या कहा? चू फैंग थोड़ा हंसा। उसने कहा। सू मेई थोड़ी असमंजस में थी। वह सुन नहीं रही थी तो उसे कैसे पता चल सकता था कि सीटू क्या कह रहा था। जब उसने अपना सिर घुमाया और चू फैंग के चेहरे को देखा जो एक बिगड़ी हुई मुस्कान से भरा हुआ था, तो उसे पता चल गया कि चू फैंग ने उसे धोखा दिया है। उसने गुस्से से अपने होठों को काटा और वह वास्तव में जाकर चू फैंग को काटना चाहती थी। ठीक है, नाराज मत हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? चू फैंग ने मजाकिया अंदाज में कहा। कौन सी कहानी? अगर तुम चाहो तो सुना सकती हो। सू मेई ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, लेकिन फिर भी सम्मानपूर्वक सुनने का दिखावा किया। 3 छोटे सफेद खरगोशों ने एक मशरूम तोड़ा। दोनों बड़े लोगों ने छोटे से कहा कि वह खाने के लिए कुछ जंगली सब्जियां ले आए। छोटे ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं गया तो तुम दोनों मेरा मशरूम खा जाओगे। दोनों ने कहा, हम नहीं जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो और जाओ। तो छोटा खरगोश चला गया। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। लेकिन काफी देर बाद भी छोटा सफेद खरगोश वापस नहीं आया। कुछ चर्चा के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और वे मशरूम खाने जा रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय छोटा सफेद खरगोश अचानक पास की झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा और गुस्से से बोला, देखा, मुझे पता था कि तुम दोनों मेरा मशरूम खाने वाले हो। हाँ, तो छोटा सफेद खरगोश कभी उस जगह से बाहर नहीं गया। आप क्या सोचते हैं? हाँ, उसने ऐसा नहीं किया। ये बहुत प्यारा और मजेदार है। चू फैंग की कहानी सुनकर सू मेई हंस पड़ी और उसकी खूबसूरत हंसी सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस समय ये हंसी सुनाई दी वह स्पष्ट रूप से सही समय नहीं था और इसने पहले ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लो, मैं तुम्हें एक और बताऊंगा। ये देखकर कि सू मेई आखिरकार मुस्कुराई, चू फैंग भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर करके अपनी बाहें दिखाईं और वह फिर से अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गया। दोनों की हरकतें सीटू को नागवार गुजरी। उसने देखा कि जिसे वह पसंद करता था वह किसी और के सामने हंस रहा था, लेकिन उसे उसकी बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए वह घबरा गया। धमाका ठीक उसी समय सीटू लियांग ने अचानक मेज पर जोर से धक्का मारा, आगे बढ़ा, चू फैंग की ओर इशारा किया और कहा, मेरा भाई अभी बोल रहा है इसलिए शांत हो जाओ। ये शब्द सुनकर चू फैंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह धीरे से खड़ा हुआ और शांति से सीटू लियांग के सामने चला गया। अचानक चू फैंग ने अपना हाथ हिलाया और एक जोरदार थप्पड़ सीटू लियांग के चेहरे पर पड़ा। शक्तिशाली ताकत ने सीटू लियांग को सीधे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ उसके 3 सामने के दांत भी बाहर आ गए। उस दृश्य ने वहां मौजूद भीड़ को पूरी तरह से डरा दिया। चू फैंग ने सीधे एक व्यक्ति पर वार किया और जिस व्यक्ति पर उसने वार किया वह विंग्स एलायंस का भावी गठबंधन मास्टर और सीटू का छोटा भाई भी था। उसकी नसें थोड़ी बड़ी थीं। चू फैंग को भीड़ की चौंकती निगाहों का सामना करते हुए जरा भी परवाह नहीं थी। उसने जमीन पर पड़े सीटू लियांग की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम चुप हो जाओ। अध्याय 72 दमनकारी सीटू। मैं तुम्हें मार दूंगा। सीटू लियांग ने खून के धब्बे और जमीन पर पड़े 3 सामने के दांतों को देखा और वह क्रोधित हो गया। तुरंत उसने पागलपन को पकड़ लिया और आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की अपनी ताकत को विस्फोट कर दिया। आभा तूफान की तरह घिर गई क्योंकि वह चू फैंग की ओर भागा। जैसे ही सीटू लियांग चू फैंग के सामने पहुंचा और उस पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, चू फैंग ने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी और वह हवा में उड़ गया। उस समय चू फैंग ने जो ताकत इस्तेमाल की वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। बड़ी ताकत ने सीटू लियांग के बगल में रखी कुर्सी को चकनाचूर कर दिया और हवा में कुछ मीटर उड़ने के बाद वह दीवार से बुरी तरह टकराया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। उस पल विंग्स एलायंस के कई सदस्य जिन्होंने चू फैंग को पहली बार देखा था वे सभी चौंक गए। स्पष्ट रूप से वह आत्मा क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था
फिर भी उसने सितु लियांग को पूरी तरह से कुचल दिया, जो आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। उस शक्ति ने भीड़ को डरा दिया। कुछ लोग जो अभी चू फैंग पर हमला करना चाहते थे, उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। खासकर जब उन्होंने हाल ही में चू फैंग के बारे में कुछ अफवाहें सुनी, तो पहली बार उन्हें लगा कि वह एक ऐसा किरदार हो सकता है जो बहुत परेशान करने वाला है। चू फैंग, तुम बहुत आगे निकल गए। विंग्स एलायंस के सदस्य एक परिवार की तरह हैं। सीटू लियांग के साथ इस तरह का व्यवहार करने का क्या मतलब है? सीटू यू ने गुस्से में कहा। अपने छोटे भाई को सबके सामने अपमानित होते देख उसके दिल में पहले से ही आग की लपटें जल रही थी। अगर उसकी अपनी हैसियत न होती तो वह पहले ही चू फैंग पर हमला कर देता। परिवार, क्या उसने मुझे परिवार के तौर पर देखा? क्या तुम मुझे परिवार के तौर पर देखते हो? मैं तुम्हें ये बता दूं, मेरे सामने ये चालें चलने की कोशिश मत करो। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि हम एक परिवार हैं क्योंकि तुमने कहा कि तुम एक परिवार हो। मैं चू फैंग, जिसे भी मारना चाहूंगा मैं मारूंगा, चाहे वो कोई भी हो। चू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम जिसे मारना चाहते हो मारो, मैं देखूंगा कि आज तुम में इतना घमंड करने का कितना हुनर है। जैसे ही उसने बात की, सीटू हमला करना चाहता था और चू फैंग भी कोशिश करना चाहता था। रुकना। ठीक उसी समय सू मेई ने सख्ती से चिल्लाते हुए उनके सामने आकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में लड़ रहे हो? कल परीक्षा का दिन है, फिर भी तुम यहाँ लड़ रहे हो। क्या तुम कल की परीक्षा में घायल होकर जाना चाहते हो? छोटी मेई, तुमने पहले ही सब कुछ देख लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर हमला करना चाहता हूँ, बात बस इतनी है कि वह। सीटू यू ने समझाना चाहा। मैंने सब कुछ देखा। सितु लियांग अभी गलत था। जो बात पूरी तरह से अप्रत्याशित थी वह ये थी कि सू मेई बिना किसी हिचकिचाहट के चू फैंग की ओर झुक गई। यह इतना सीधा भी था। सू मेई की बातें सुनकर सितु यू को ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी हो। आखिरकार वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने सू मेई से और कुछ नहीं कहा और उसने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, चू फैंग, एक पुरुष के रूप में किसी महिला के पीछे मत खड़े हो। क्या तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है? आज मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? चू फैंग ने सू मेई की कलाई पकड़ ली और उसे अपने पीछे खींच लिया। तुम दोनों रुक जाओ। ये देखकर सू मेई को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन चाहे जो भी हो वह चू फैंग के हाथों को नहीं हटा सकती थी। जब आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर उसके शरीर में प्रवेश करती है तो इससे सू मेई का शरीर शांत हो जाता है। चू फैंग, तुम। अपने पूरे शरीर में दबाव महसूस करते हुए सू मेई को बहुत झटका लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दबाव आत्मा के दायरे से संबंधित नहीं था। यह मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर था। छोटी मेई, चिंता मत करो। विंग्स एलायंस के गठबंधन मास्टर के रूप में मैं सामान्य स्थिति को सबसे अधिक महत्व देता हूँ। आज चू फैंग के साथ मारपीट करते हुए मैं किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं करूंगा। सीटू यू ने गंभीरता से शपथ ली। ओह, तुम मुझ पर नरमी बरत रहे हो। चू फैंग घृणा से मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ। बात बस इतनी है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आखिरकार तुम ही वह व्यक्ति हो जिसकी सिफारिश एल्डर सूरो और एल्डर ओयांग ने की थी। अगर मैं नरमी से पेश आता भी हूँ तो इससे एल्डर सूरो और एल्डर ओयांग को सिर्फ शर्मिंदगी ही होगी। सीटू यू ने कहा, आपका लहजा बहुत बढ़िया है। मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि कौन किस पर नरमी बरत रहा है। तारानकन फफफ। चू फैंग ने और कुछ नहीं कहा और सीधे हमला करने लगा। बहुत तेज गति से वो पलक झपकते ही सीटू यू के सामने पहुंच गया। तेजी से अपने शरीर को घुमाते हुए एक सुंदर चाबुक जैसी टांग बाहर निकली। हम्फ। चू फैंग के आने वाले हमले का सामना करते हुए सीटू यू ने केवल ठंडी सांस ली और चू फैंग के हमले को अपनी आंखों में भी नहीं देखा। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और चू फैंग के हमले को आसानी से रोकने की योजना बनाई। हालांकि उसे एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। तारानकन टकराना जब वार हुआ तो ऐसा लगा जैसे सीटू यू के दाहिने हाथ में 3 लाख कट्टी का बल लगा हो। जिस समय उसके हाथ से दर्द निकल रहा था उसी समय एक बहुत बड़ा बल उसे ऊपर उठा रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली बल ने उसके पूरे शरीर को हवा में उड़ा दिया। लेकिन आखिरकार सीटू यू आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ था और आंतरिक दरबार में सबसे मजबूत शिष्य के रूप में जाना जाता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ तरीके थे। उसका शरीर हवा में घूमता था और एक खूबसूरत फ्लिप ने उसके शरीर पर बल को रद्द कर दिया क्योंकि वह स्थिर रूप से जमीन पर उतरा।
ये लो। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, चू फैंग पहले से ही उसके सामने था। उस समय एक बड़ी मुट्ठी उसके चेहरे की ओर आ रही थी। तारांकन पू, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और सीटू के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने चेहरे पर एक भयंकर दर्द महसूस किया और उसका पूरा शरीर एक बार फिर उड़ गया। उस समय वह भयंकर रूप से जमीन पर गिरा और 2 बार लुढ़कने के बाद उसने खुद को स्थिर किया। प्रभु, चू फैंग वास्तव में। चू फैंग की गति बहुत तेज थी। उसके हमले बिजली और चकमक पत्थर की तरह थे और कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि सीटू तरबूज की तरह था और वह एक तरफ लुढ़क गया था। जब वह वापस खड़ा हुआ तो उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसने काफी कुछ खा लिया है। ऐसा क्यों हुआ? उसकी गति और ताकत मुझसे ज्यादा कैसे है? वह स्पष्ट रूप से आत्मा क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है। क्या वह वास्तव में एक राक्षस है? सीटू को बहुत झटका लगा और उसने चू फैंग को कमाका। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग में इतनी ताकत होगी। इतनी ताकत कि जब वे पूरी तरह से शारीरिक ताकत से लड़े तो उसके पास चू फैंग के साथ 2 राउंड भी मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। विंग्स एलायंस के एलायंस मास्टर, आप बस ऐसे ही हैं। चू फैंग ने अपने हाथों से ताली बजाई और अपने दिल में चुपके से हंसा। सीटू बस मरना चाह रहा था अगर वे शारीरिक शक्ति के आधार पर लड़ रहे थे। चू फैंग, साधना के लिए बर्बरता की आवश्यकता होती है। तुमने मुझे इसलिए हराया क्योंकि मैंने कोई मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया। अगर मैंने आपकी वर्तमान साधना के साथ मार्शल कौशल का उपयोग किया तो आपके पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं होगा। सीटू ने कड़वाहट से कहा। उसे पीटा गया और अपने सदस्यों और जिसे वह पसंद करता था उसके सामने इतनी बुरी तरह पीटा जाना उसके लिए वास्तव में इसे स्वीकार करना असंभव था। इसलिए उसे कुछ सम्मान वापस पाना था। इसके अलावा वह जानता था कि चू फैंग केवल कुछ समय के लिए ही आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करता है। इसलिए उसने सोचा कि चू फैंग केवल अपने शारीरिक शरीर से ही मजबूत है। अगर वह मार्शल कौशल का उपयोग करता है तो वह चू फैंग पर पूरी तरह से दबाव डाल सकता है। ओह, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं उस आप का अनुभव करना चाहूंगा जो मार्शल कौशल का उपयोग करता है और देखना चाहता हूं कि इसमें इतना प्रभावशाली क्या है। चू फैंग ने सीटू की ओर अपने हाथों को लहराया, उसे जाने और प्रयास करने का संकेत दिया। अध्याय 73 अनुस्मारक, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। ये देखकर सीटू ने और कुछ नहीं कहा और एक जोरदार चीख के साथ पूरा हॉल हिल गया। उसके शरीर से एक असीम आभा निकली और उसी क्षण उसके शरीर में एक भौतिक परिवर्तन हुआ। उसके हाथ और पैर तुरंत ही उसके आकार से दोगुने हो गए और उसके शरीर पर मौजूद बैंगनी रंग का लबादा लगभग फट गया। कपड़ों के पीछे देखने पर उसकी स्वस्थ मांसपेशियों के टुकड़े स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। उसकी त्वचा का रंग सुनहरा हो गया, उसके बाल भी सुनहरे हो गए, उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और उसकी सांसें भी शक्ति के कारण उखड़ने लगीं। वर्तमान सीटू विंग्स एलायंस के गर्म और परिष्कृत गठबंधन मास्टर की तरह नहीं दिखता था। वह बस एक सुनहरा जानवर था। विशेष रूप से उसके शरीर से निकलने वाली आभा में भयंकर जानवरों की निवारक भावना थी। रैंक 4 सुदृढ़ीकरण कौशल गोल्डन लान का परिवर्तन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गठबंधन मास्टर ने स्वर्ण सिंह के परिवर्तन को इस स्तर तक विकसित किया है। ऐसा लगता है कि इस बार चू फैंग बिना किसी संदेह के हार जाएगा। ये सही है। गोल्डन लान का रूपांतरण एक रैंक 4 मजबूत मार्शल कौशल है। गठबंधन मास्टर के पास जो अवस्था है उस तक साधना करने के बाद न तो तलवार और न ही भाला उसे नुकसान पहुंचा सकता है और न ही पानी और न ही आग उस पर आक्रमण कर सकती है। यह एक अविनाशी शरीर की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू फैंग का भौतिक शरीर कितना मजबूत है, वह गठबंधन मास्टर को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसे केवल पीटा जाएगा। सीटू के बदलाव को देखकर विंग्स एलायंस के कुछ पुरुष सदस्यों को लगा कि चू फैंग निश्चित रूप से हार जाएगा। वे खुद को तरोताजा महसूस करने से नहीं रोक पाए क्योंकि उन्हें चू फैंग की आक्रामकता और अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें चू फैंग और सू मेई का इतना करीब होना पसंद नहीं था। महिला सदस्यों के लिए उन्होंने चू फैंग के मजबूत क्षेत्रों को महसूस किया और वे उसकी ताकत के प्रति प्रशंसा में आहें भरती रहीं। लेकिन जब सीटू ने उस कौशल का प्रदर्शन किया तो उन्हें ये भी लगा कि चू फैंग को ज्यादा किस्मत नहीं मिलेगी। केवल सू मेई, बाइटोंग, ड्रैगन और टाइगर भाई और अन्य लोग चुप रहे। वे जानते थे कि चू फैंग के पास और भी अधिक शक्तिशाली कौशल था। चू फैंग,
अगर तुम अभी हार मान लो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, वरना अगर मैं इस अवस्था में हमला करता हूँ तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सीटूयू बोला और उसी क्षण उसकी आवाज़ किसी भयंकर जानवर की दहाड़ की तरह मोटी और शक्तिशाली हो गई। अब ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी और कमोबेश ये थोड़ी डरावनी भी थी। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो जल्दी करो और आओ, मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे नुकसान पहुँचाओगे। चू फैंग ने बिना ज्यादा परवाह किए मुस्कुराया। चूंकि तुम इतना घायल होना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आखिरकार मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। सीटूयू आगे बढ़ा, उसके हर कदम पर उसके पैरों की जमीन दरक जाती। वह पागलों की तरह दौड़ा और कूदा, जिससे पूरा हॉल हिल गया और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सीटूयू को देखते हुए, जो करीब आता जा रहा था, चू फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया और पहली गड़गड़ाहट शैली का इस्तेमाल किया। उसने दरवाजा तोड़ा और बाहर भाग गया। तुम भागना चाहते हो, लेकिन क्या तुम भाग सकते हो? चू फैंग को भागता देख सीटूयू ने सोचा कि चू फैंग उससे डरता है। वह घमंड से हंसा और उसका पीछा किया। जहां तक सू मेई और अन्य लोगों का सवाल है, वे जल्दी से उसका पीछा करके भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे निवास से बाहर निकले, सभी हैरान रह गए। चू फैंग भाग नहीं पाया। इसके बजाय वह निवास के बाहर एक विस्तृत क्षेत्र में खड़ा था, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सीटूयू की ओर तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। तुम मरना चाह रहे हो? सीटूयू चिल्लाया और वह रैंक 9 भयंकर जानवर की तरह था। भयानक आभा छोड़ते हुए वह एक बार फिर चू फैंग की ओर बढ़ा। तारानकन बस, लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के एक विचार से उसकी दोनों आंखों में बिजली के निशान दिखाई दिए। उसके बाद कुछ पिलीपाला ध्वनियां सुनाई देने लगी और यह उसके शरीर से अंतहीन रूप से फूटने लगी। उसका पूरा शरीर सफेद बिजली से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली का आदमी बन गया हो। तारानकन गड़गड़ाहट। उसके बाद चू फैंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके शरीर पर चारों तरफ से बिजली चमकने लगी। विनाशकारी शक्ति ने उसके पैरों के नीचे की स्लैब को भी धूल में मिला दिया। चू फैंग के चारों ओर कई गहरे गड्ढे दिखाई देने लगे। ये डरावनी आभा, यह क्या है? वह इतना भयानक युद्ध कौशल कैसे प्रदर्शित कर सकता है? उस पल हर कोई आश्चर्य में रो पड़ा। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा भयावह कौशल देखा था। चाहे वह ताकत से हो या आभा से, ये पूरी तरह से सीटूयू के स्वर्ण सिंह के परिवर्तन से बढ़कर था। फुसफुसाहट। ठीक उसी समय चू फैंग ने अपनी उंगली को थोड़ा आगे बढ़ाया। बिजली की एक किरण विस्फोटक रूप से निकली और लगभग उसी समय जब लोग उस पर प्रतिक्रिया कर रहे थे, बिजली पहले से ही सीटूयू की छाती पर गिर गई। तारानकन टकराना। आह टिल्ड 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 टिल्ड। एक दर्दनाक चीख निकली और सीटूयू दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा। जब उसका शरीर जमीन पर गिरा तो वह सामान्य हो गया, लेकिन उसका चेहरा दर्द से भर गया। लगभग उसी समय चू फैंग के शरीर पर बिजली अचानक गायब हो गई। जमीन पर बने छेदों के अलावा उसका कोई निशान नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर बिजली कभी आई ही नहीं थी। चू फैंग, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा कौशल इस्तेमाल किया। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? उस समय सितुलियांग बहुत डर गया। वह जोर से गाली देते हुए सितुयू की ओर भागा और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भी थे। चू फैंग ने जो ताकत दिखाई थी वह वाकई बहुत भयानक थी। कम से कम आत्मा के दायरे में उसने कभी भी इतनी ताकतवर चीज नहीं देखी थी। इतनी जबरदस्त कुशलता से मारा जाने के बाद वह बहुत चिंतित था कि चू फैंग के प्रहार से सितुयू मारा गया। छोटे लियांग, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसी समय सीटूयू धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसने पहले अपनी छाती को देखा, फिर उसके बाद उसने असहाय होकर आह भरी और अपने हाथ जोड़कर शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, चू फैंग, खुद को रोके रखने के लिए शुक्रिया। मेरा हुनर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हार गया हूँ। टिल्ड। सीटूयू के शब्दों से सभी लोग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वे उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ सकते थे। ये स्पष्ट था कि चू फैंग ने खुद को रोक लिया था, वरना सीटूयू उस समय इतनी स्वस्थ नहीं होती। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी नन्ही जान इसलिए बख्शी क्योंकि मैं सू मेई को मुंह चिढ़ा रहा हूँ। छोटी मेई, चलो, मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। चू फैंग ने सू मेई की ओर हाथ हिलाया और फिर अपनी आस्तीन हिलाकर चला गया। सू मेई भी जल्दी से चली गई और विंग्स एलायंस पीछे रह गया। दोनों लोगों की पीठ को देखते हुए विंग्स एलायंस के सदस्यों के चेहरे जटिल भावों से भरे हुए थे। उनकी भावनाएं आगे पीछे होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी।
आज चू फैंग ने वास्तव में उन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों सू रो और ओयांग दोनों ने चू फैंग को विंग्स एलायंस में आमंत्रित करने की सिफारिश की थी। उन्हें आखिरकार यह भी पता चल गया कि चू फैंग ने इतना अहंकार क्यों दिखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास वह योग्यता थी और वह अफवाहों से भी ज्यादा राक्षसी था। पहले उन सभी को लगता था कि वे प्रतिभाओं का विकास कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद उन्हें पता चला कि चू फैंग के सामने वे ऐसा कहलाने के लायक नहीं थे। चू फैंग, तुम ऐसे नहीं चल सकते। सू मेई के निवास के बाहर उसने गंभीरता से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? चू फैंग थोड़ा उलझन में था। अध्याय 74 परीक्षा। भले ही आपके पास आत्मिक शक्ति हो, आप इस तरह से साधना नहीं कर सकते। क्या आप नहीं जानते कि साधना की यात्रा में ये क्रमिक प्रगति के चक्र पर जोर देता है? यदि आप इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो ये भविष्य में आपकी सफलता के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। अगर मैं चाहता तो अपने परिवार की संपत्ति के साथ मेरे लिए 12 साल की उम्र में आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना पूरी तरह से संभव था। क्या आप जानते हैं कि मैं 14 साल की उम्र में आध्यात्मिक क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर क्यों हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि सफलता के लिए साधना संसाधनों का उपयोग करके यह मार्शल साधना के नियमों को तोड़ता है। साथ ही यह शक्ति लाता है, ये शरीर पर बोझ भी डालता है और यह भविष्य में व्यक्ति की समझ को कम कर देगा। भले ही आप कम समय में 9वें स्तर के विशेषज्ञ बन जाएं, लेकिन भविष्य में जो होगा वह ये कि आप कभी भी मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सू मेई का मूड थोड़ा भावुक था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में चू फैंग के लिए चिंतित थी। सू मेई को इस तरह देखकर चू फैंग मन ही मन खुश था, फिर भी उसका दिल दुख रहा था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि मार्शल साधना के मार्ग पर धीरे धीरे प्रगति की आवश्यकता होती है और कोई तुरंत लाभ नहीं चाह सकता। हालांकि ये केवल सामान्य लोगों पर लागू होता है और जाहिर है चू फैंग को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता था। चू फैंग को अपने शरीर की सबसे ज्यादा समझ थी। उसके शरीर पर बोझ नहीं था क्योंकि वह बहुत जल्दी ठीक हो गया था। इसके बजाय वह और भी ज्यादा मजबूत होता गया। लेकिन वह सू मेई से सच नहीं कह सकता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि अपने शरीर के बारे में कैसे समझाए। वह ये नहीं कह सकता था कि उसके पास न केवल आत्मिक शक्ति है, बल्कि उसके पास एक विशेष शरीर भी है और वह अपने डेंटियन में दिव्य बिजली का एक टुकड़ा छिपा रहा है न? चू फैंग आसानी से किसी को ये रहस्य नहीं बताएगा। अगर वह बता भी सकता तो वह इसे जीवन भर छिपाए रखता। मैं समझता हूँ और मैं ध्यान दूंगा। चू फैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। वह केवल मुस्कुरा सका और संक्षेप में कह सका, तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ अल्पकालिक लाभों के कारण अपना अच्छा भविष्य नष्ट कर दो। मुस्कुराते हुए चू फैंग को देखकर सू मेई को थोड़ा गुस्सा आया और वह पलट गई और फिर अपने निवास में प्रवेश कर गई। सू मेई की पीठ को देखते हुए चू फैंग के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। उसे कहना पड़ा कि वह भाग्यशाली है कि उसे एक ऐसी लड़की मिली जो उसका इतना ख्याल रखती है। अगले दिन सुबह हुई। आसमान में चमक आनी शुरू हो गई थी और चू फैंग अपने बिस्तर से उठ चुका था। आज कोर शिष्य परीक्षा का दिन था। मुख्य शिष्य एजियो ड्रैगन स्कूल के विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य और एजियो ड्रैगन स्कूल की मुख्य शक्ति भी। आंतरिक दरबार के शिष्यों की तुलना में उनकी स्थिति आकाश और पृथ्वी जैसी थी। सबसे पहले मुख्य शिष्यों को एजियो ड्रैगन स्कूल के सर्वश्रेष्ठ साधना संसाधनों का आनंद लेने का मौका मिला। दूसरे, उनके परिवारों को एजियो ड्रैगन स्कूल का संरक्षण प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्यों के परिवारों को छूने की हिम्मत की, उनके लिए इसका मतलब था कि वे एजियो ड्रैगन स्कूल के खिलाफ जा रहे थे। इसके अलावा सभी मुख्य शिष्य झोउ झिवान जैसे नहीं थे। वास्तव में कई मुख्य शिष्य बहुत मजबूत थे और उनमें से अधिकांश ने मूल क्षेत्र में कदम रखा। वे बेहद प्रतिभाशाली लोग थे और मुख्य शिष्यों की कुछ ताकत मुख्य बुजुर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। उदाहरण के लिए सू रो, अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने आंतरिक दरबार की एल्डर बनना चुना होता, तो वह एक मुख्य शिष्य होती। जिसका ये भी मतलब था कि मुख्य शिष्यों में ये संभव था कि सू रो जितने मजबूत लोग भी हों। इसलिए आंतरिक प्रांगण की तुलना में कोर जोन वह जगह थी जहां चू फैंग सबसे ज्यादा जाना चाहता था। वहां ज्यादा चुनौतियां थीं और उसे उस तरह का जीवन पसंद था। यह एक ऐसा जीवन था जिसने उसे मजबूत बनने के लिए मजबूर किया। कोर शिष्य परीक्षा का स्थान भी एक विशाल भूमिगत महल था, लेकिन भूमिगत महल का आकार आंतरिक न्यायालय शिष्य परीक्षा के महल से बहुत बड़ा था।
इसके अंदर के तंत्र भी बहुत अधिक खतरनाक थे। सबसे खास बात यह रही कि इन कोर्ट शिष्य परीक्षा में तंत्र का एक भी कण नहीं बदला। दूसरी ओर कोर्ट शिष्य परीक्षा तंत्र लगभग हर साल बदलता था। सैकड़ों चालें थीं और किसी को नहीं पता था कि इस साल तंत्र कैसा होगा। बेशक जब तक आपके पास पूर्ण शक्ति है तब तक आप पास हो सकते हैं, भले ही कठिन तंत्र क्यों न हो। उसी क्षण 12 विंग्स एलायंस के सदस्य विशाल भूमिगत महल में प्रवेश कर गए। ओह, इस बार विंग्स अलायंस काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। वहां केवल 12 लोग हैं। इसे बड़ा पैमाना कैसे माना जा सकता है? विंग्स एलायंस में केवल 33 सदस्य हैं। इस बार ये कहा जा सकता है कि वे अपने लगभग आधे सदस्यों का उपयोग कर रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ा पैमाना नहीं है? ये सच है। हाँ हाँ हाँ। जब चू फैंग और अन्य विंग्स एलायंस के सदस्य मुख्य भूमिगत महल हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने उपहासपूर्ण आवाजें सुनी। पास से देखने पर पता चला कि 2 समूह थे। एक समूह था तलवार गठबंधन और दूसरा था विश्व गठबंधन। चू फैंग ने तलवार गठबंधन के सदस्यों को देखा और उन्होंने इस बार 30 लोगों को बाहर भेज दिया। आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में एकमात्र व्यक्ति जियान फेगई के अलावा 8वें स्तर में 3 लोग थे और बाकी केवल 7वें स्तर पर थे। वर्ल्ड अलायंस में भी 30 लोग थे। उनमें से एक 9वें स्तर पर था, 2 8वें स्तर पर थे और बाकी 7वें स्तर पर थे। वह व्यक्ति जिसके पास 9वें स्तर की ताकत थी, वह युवक जो जियान फेगई के साथ विंग्स एलायंस का मजाक उड़ा रहा था, स्पष्ट रूप से विश्व गठबंधन का गठबंधन मास्टर था। विश्व गठबंधन तलवार गठबंधन के साथ क्यों है? सामंजस्यपूर्ण विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन को देखकर विंग्स एलायंस के कुछ सदस्यों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मुख्य शिष्य परीक्षा आंतरिक न्यायालय शिष्य परीक्षा से अलग है। ये व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करता है। उन प्रवेश द्वारों को देखिए, वे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और हर व्यक्ति उनमें से केवल एक में ही प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है कि अंदर के चरणों को एक ही व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन मुझे आप लोगों को याद दिलाना है कि भूमिगत महल से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि परीक्षा पास हो गई है। बाहर निकलने के बाद हम एक फूलों के बगीचे में प्रवेश करेंगे। फूलों के बगीचे में बहुत सी आध्यात्मिक औषधियां हैं और भूमिगत महल से गुजरने पर यह इनाम के तौर पर गिना जाता है। आप कितनी औषधियां प्राप्त कर सकते हैं, यह आपकी अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा की समय सीमा 4 घंटे है। इसका मतलब ये भी है कि भूमिगत महल में प्रवेश करने के बाद हमें 4 घंटे के भीतर फूलों के बगीचे से बाहर निकलना होगा, अन्यथा आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। C2U को विश्व गठबंधन या तलवार गठबंधन के लोगों की परवाह नहीं थी। वह चू फैंग और अन्य लोगों को मुख्य शिष्य परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा रहा था। हालांकि विंग्स एलायंस के पास विश्व गठबंधन या तलवार गठबंधन पर संख्या का लाभ नहीं था, लेकिन ताकत के मामले में विंग्स एलायंस की पूर्ण श्रेष्ठता थी। खासकर जब उनके पास चू फैंग जैसा राक्षस था, तो उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वे तलवार गठबंधन और विश्व गठबंधन से नहीं डरते थे। उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि वे मुख्य शिष्य बन पाएंगे या नहीं। अगर वे परीक्षा में असफल हो जाते तो उन्हें साधना जारी रखने के लिए आंतरिक प्रांगण में वापस लौटना पड़ता। विंग्स एलायंस के लिए यह एक तरह का अपमान था और वे ऐसा नहीं होने देने के लिए दृढ़ थे। चू फैंग, मैंने अपनी बहन को ये कहते हुए सुना है कि फूलों का ये बगीचा एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे एजियो ड्रैगन फूल उद्यान कहा जाता है। एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में एक प्रकार का फूल है जिसे 7 रंगीन फूल कहा जाता है। 7 रंगीन फूल में 7 प्रकार के रंग होते हैं और यह बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन वे बहुत कम ही देखे जाते हैं और वे आध्यात्मिक दवा से कहीं ज्यादा कीमती हैं। हर व्यक्ति को इसे देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं वास्तव में इसे देखना चाहती हूँ। जैसे ही सू मेई ने चू फैंग से बात की, उसकी आंखें तरफ से भर गईं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से उन्हें देखने दूंगा। चू फैंग मुस्कुराया और कहा, बकवास मत करो। एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा है और 7 रंगीन फूल बहुत दुर्लभ हैं। वे इतनी आसानी से नहीं मिलते और आप केवल भाग्य पर निर्भर रह सकते हैं। सू मेई को चू फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया और कुछ भी नहीं समझाया। दूसरी ओर जब वह जियान फेगई के पास से गुजरा तो वह अचानक रुक गया और उससे कहा, मुझे एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में तुम्हें देखने मत देना, वरना मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी।
ये शब्द कहने के बाद जियान फेगई को खंडन करने का मौका दिए बिना वह जल्दी से सुमेई के साथ चला गया, क्योंकि उसने जियान फेगई को बहुत क्रोधित कर दिया था। अध्याय 75 एक समान प्रतिभा। जियान फेगई, वह कौन आदमी है जिसने तुमसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? चू फैंग की पीठ को देखते हुए, जो मुक्त और सहज थी, विश्व गठबंधन का गठबंधन मास्टर सदमे से भर गया। वह मूल रूप से विंग्स एलायंस के सभी विशेषज्ञों को पहचानता था, लेकिन उसने चू फैंग को पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति जो जियान फेगई से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता था, वह केवल सीटू ही हो सकता था। इसलिए चू फैंग की हरकतों ने उसे काफी चौंका दिया। एक बदमाश जो जीना नहीं चाहता, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने दूंगा। जियान फेगई का स्वर बेहद गहरा और ठंडा था। ये देखा जा सकता था कि वह चू फैंग से वाकई नफरत करता था। हाँ, बिल्कुल। इस बार विंग्स एलायंस के किसी भी व्यक्ति को इस परीक्षा को पास करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब हम एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन पहुंच जाएंगे तो आप उस लड़के को अपनी इच्छानुसार सबक सिखा सकते हैं। ओह, लेकिन सुमेई नहीं। मैं उसका ख्याल रखूंगा। हालांकि मैं उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मौकों का फायदा उठाकर मैं अभी भी छोटे मोटे फायदे उठा सकता हूँ। विश्व गठबंधन के गठबंधन मास्टर बेशर्मी से हंसे। फिर वह जियान फेगई के कानों के पास गए और धीरे से पूछा, जियान फेगई, क्या आप सुनिश्चित हैं कि मानचित्र को डिकोड करने वाला तंत्र सही है? बेहतर होगा कि यह गलत न हो और मेरे भाइयों के समूह को नुकसान न पहुंचाए। चिंता मत करो, ये बिल्कुल सही है। जब तक आप तंत्र मानचित्र के तरीकों का पालन करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वे सभी सुरक्षित रूप से मंच से गुजरेंगे। आपको बस उन्हें जल्दी से इसे पास करने के लिए याद दिलाना होगा। इस बार हमें एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में विंग्स एलायंस के सदस्यों को पूरी तरह से घेरना होगा। उनमें से एक भी परीक्षा पास नहीं कर सकता। जियान फेगई ने आत्मविश्वास से कहा। बेशक, विंग्स एलायंस के लोगों को लगता है कि वे प्रतिभाशाली हैं और इस बार हम उन्हें अपना चेहरा खो देंगे। जब विंग्स एलायंस के सदस्यों की परीक्षा में असफल होने की खबर पूरे आंतरिक न्यायालय में फैलेगी, तो मैं उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचकर ही उत्साह से मर सकता हूँ। वर्ल्ड एलायंस के एलायंस मास्टर ने खुशी से जोर से हंसा। हम जीनियस, वे सिर्फ बेवकूफ हैं जो खुद को अचूक मानते हैं। विंग्स एलायंस के सभी सदस्य जो आंतरिक कोर्ट में इतने घमंडी थे, जब वे कोर जोन में पहुंचे तो क्या वे सभी उस व्यक्ति से हार नहीं गए? जियान फेगई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आप हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के एक शिष्य गोंग लुयुन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा और कौन? ये सही है, गोंग लुयुन बहुत शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि वह जल्द ही गहन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या झूठ। गोंग लुयुन का उल्लेख करते हुए विश्व गठबंधन के गठबंधन मास्टर के चेहरे पर प्रशंसा की भावना उभर आई। हाँ, मैंने सुना है कि वह झांग त्यानी के बाद प्रकट होने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह आज केवल 20 वर्ष का है, और यदि वह वास्तव में गहन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके पास भविष्य में असीमित उपलब्धियां होंगी। स्कूल के प्रमुख का पद केवल उसका ही हो सकता है। जियान फेगई ने भी उसकी अंतहीन प्रशंसा की। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक उसी समय एक गर्मजोशी भरी और स्पष्ट आवाज गूंजी। सू रो ने बड़ों के एक समूह का नेतृत्व किया और गंभीरता से मंच पर गए। जब सू रो प्रकट हुई तो तीनों शक्तियों के लोग शांत हो गए। वे जानते थे कि सू रो का रूप लोमड़ी की तरह सुंदर था और वह दूसरों के प्रति बेहद कोमल भी थी, लेकिन उसके तौर तरीकों से कई लोग डरते थे। कम से कम आंतरिक प्रांगण में किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। सू रो के आने के बाद उसने परीक्षा के नियमों को विस्तार से समझाया। वे लगभग बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि सीटू ने बताया था। नियमों को समझाने के बाद कई प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुले और चू फैंग और अन्य लोग तुरंत उनमें घुस गए। हे, क्या ये सिर्फ मेरे लिए इंपीरियल स्काई तकनीक का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था? उस पल चू फैंग ने तंत्र को देखा। वे लोहे के ब्लेड थे जो बाहर निकले हुए थे और केवल कुछ ही सुरक्षित क्षेत्र थे जहां उतरा जा सकता था। उसका दिल खुशी से भर गया। अचानक उसके पैरों के नीचे तेज हवा चलने लगी। उसके पैरों की उंगलियों की नोक हल्की सी टकराए और एक धमाके के साथ उसका पूरा शरीर तीर की तरह उछल गया और वह तेजी से भागा। वह चलने के लिए लोहे के ब्लेड पर पैर रख रहा था। पलक झपकते ही वह सुरंग की गहराई में घुस गया और गायब हो गया। इंपीरियल स्काई तकनीक रैंक 7 मार्शल कौशल के रूप में मूल्यांकन किया गया। कौन परवाह करता है कि चू फैंग ने केवल शुरुआती चरण में महारत हासिल की। उसकी गति पूरी तरह से सभी की कल्पना से परे थी।
अगर यह पैर की शक्ति के बारे में था तो शायद मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी चू फैंग के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। शाही आकाश तकनीक की गति का उपयोग करते हुए चू फैंग हवा की तरह भूमिगत महल से गुजरा। उसने तंत्र को भी नहीं समझा था, फिर भी वह उन सभी को पार कर गया। तथाकथित कोर शिष्य परीक्षा एक बच्चे के खेल की तरह थी। थोड़ी देर बाद चू फैंग पहले से ही भूमिगत महल के बाहर कदम रखा और उसके सामने प्रदर्शित दृश्य तथाकथित एजियो ड्रैगन फूल उद्यान था। उसके पैरों के नीचे हरे हरे रंग की घास थी और उसके सामने तरह तरह के अजीबोगरीब फूल और अजीबोगरीब घासें थीं। पक्षियों की जीवन चीखें उसके कानों के पास लगातार गूंज रही थी और अचानक हल्की हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और सुगंधित गंध उसकी नाक की ओर उछली। उसके चारों ओर पक्षियों के गीत और सुगंधित फूल थे। ये बिल्कुल एक वास्तविक अलौकिक उद्यान जैसा था। यहाँ बहुत सी आध्यात्मिक दवाइयाँ हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवा आध्यात्मिक मनका के अलावा मेरे लिए किसी और चीज का कोई खास मतलब नहीं है। चू फैंग ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैलाया और अपने आसपास के वातावरण को विस्तार से महसूस किया। उसने पाया कि ये जो ड्रैगन फ्लावर गार्डन वाकई बहुत बड़ा था और वहाँ वाकई बहुत सारी आध्यात्मिक औषधियाँ लगाई गई थी। लेकिन चू फैंग ने उन्हें नहीं तोड़ा। उसका शरीर हिल गया और वह फूलों के बगीचे में और भी गहराई में चला गया। आध्यात्मिक मनके के अलावा उसे किसी भी अन्य आध्यात्मिक औषधि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जो खोजना चाहता था वह था 7 रंग का फूल। बड़े सूरो, चू फैंग अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ा है? क्या वह इस परीक्षा को छोड़ना चाहता है? भूमिगत महल के अवलोकन कक्ष में सूरो और कुछ बुजुर्ग वहां इकट्ठे हुए थे। उस जगह पर हालांकि वे हर एक सुरंग में क्या हो रहा है ये देखने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वे तंत्र में होने वाले बदलावों को बता सकते थे। परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन चू फैंग की सुरंग में तंत्र को अभी तक छुआ भी नहीं गया था और इससे कई लोग भ्रमित हो गए। चले जाओ, मेरे पीछे आओ और देखो। सूरो, जो चू फैंग के बारे में बहुत अच्छी धारणा रखती थी, ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। अन्य बुजुर्ग भी जल्दी से उसके पीछे चले गए, लेकिन जब उन्होंने चू फैंग की सुरंग खोली तो वे सभी हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि सुरंग में तंत्र पूरी तरह से अछूता था, फिर भी चू फैंग वहां नहीं था। उस दृश्य का सामना करते हुए लगभग हर कोई अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। आखिरकार जब किसी की ताकत एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है और शानदार तकनीकों को समझ लेती है, तो वे तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे भूमिगत महल से गुजर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए किसी को कम से कम मूल क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि चू फैंग आत्मा क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था, इसलिए चू फैंग पर उस स्थिति को घटित होते देखकर निश्चित रूप से वे अंतहीन रूप से चकित थे। ये लड़का वाकई पहले वाले से तुलनीय है। वह चौंक गई। सूरो ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अचानक कई साल पहले के जीनियस की याद आ गई। वह व्यक्ति जिसने विंग्स एलायंस बनाया और कोर जोन में मजबूत लोगों को हराया। 16 साल की उम्र में प्रोफाउंड दायरे में पहुंचना और एजियो ड्रैगन स्कूल में एक शिष्य बनना। आज का चू फैंग वास्तव में उस समय के समान ही था। सूरो की नज़र में केवल उनके जैसे लोगों को ही असली प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। अध्याय 76 उन्हें तोड़ो, समझ गया। तारांकन तताता तारांकन। सुरंग में हल्के कदमों की आवाज गूंज रही थी। सू मेई अपने हल्के और कोमल शरीर को हिला रही थी और उसके पसीने की चमकीली बूंदें गिर रही थी। वह उत्साह से दौड़ रही थी क्योंकि एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन का दरवाज़ा उसकी आंखों के ठीक सामने था। उस दरवाजे को खोलने के बाद यह उसके लिए परीक्षा पास करने और एक मुख्य शिष्य बनने के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी 7 रंगीन फूल जिन्हें वह सबसे ज्यादा देखना चाहती थी, और वे उन दरवाजों के पीछे की दुनिया में थे। चरमराहट टिल्ड। एक गहरी आवाज के बाद सू मेई ने धीरे से मोटा और भारी दरवाजा खोला। सूरज की रोशनी नीचे आ रही थी और सू मेई अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि उसने अपने चेहरे पर गर्म हवा को महसूस किया। लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखा तो वह चेहरा जिस पर पहले मुस्कान लटकी हुई थी तुरंत जम गया। उसकी जगह भारी सदमे ने ले ली थी। पास से एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह दर्द से अपने शरीर को सहारा देकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह विंग्स एलायंस का अलायंस मास्टर C2U था। तारांकन पो। लेकिन इससे पहले कि C2U खड़ा होता, एक मजबूत पैर ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया। शक्तिशाली ताकत ने उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। उसके मुंह से खून की एक धार निकली।
C2U पर कदम रखने वाला व्यक्ति तलवार गठबंधन का गठबंधन मास्टर जियान फेगई था। जियान फेगई के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। ये विश्व गठबंधन का गठबंधन मास्टर लो वू था। तुम क्या कर रहे हो? उस दृश्य को देखकर सुमेई आश्चर्यचकित थी और साथ ही साथ बेहद क्रोधित भी थी। ओह, क्या यह आंतरिक प्रांगण की एक सुंदरी नहीं है? सुमेई। सुमेई को देखते हुए लो वू उत्साह से हंसा। सुमेई, भागो! उन्होंने हाथ मिला लिया है और वे विंग्स एलायंस पर हमला कर रहे हैं। सुमेई को देखकर C2U जोर से चिल्लाया। चुप रहो! शब्द निकलने से पहले ही जियान फेगई ने C2U के पेट पर फिर से जोरदार लात मारी। वह दर्द से गेंद की तरह सिकुड़ गया और बोल नहीं पा रहा था। तुम दोनों कमीने! अपने सामने ये सब देखकर सुमेई कैसे भाग सकती थी? वह गुस्से में उनकी ओर दौड़ी, लेकिन वह जो आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी, वह जियान फेगई और लो वू दोनों को कैसे हरा सकती थी? बहुत जल्दी वो उनके द्वारा दबा दी गई, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने विशेष सामग्री से बनी रस्सी निकाली और उसे बांध दिया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सुमेई ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हालांकि C2U चू फैंग जितना उसके करीब नहीं था, फिर भी वह एक अच्छा दोस्त था। C2U को उनके द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए देखकर वह वास्तव में ये सब देख नहीं सकती थी। हे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सुमेई। हम बस यही चाहते हैं कि तुम्हारे विंग्स एलायंस के सदस्य यहीं टूट जाएं। अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट करके बता सकता हूँ। विंग्स एलायंस का हर एक सदस्य इस साल की परीक्षा में फेल हो जाएगा। जियान फेगई ने मुस्कुराते हुए कहा। कमीने, यह नियमों के विरुद्ध है। परीक्षा समाप्त होने तक रुको। मैं अपनी बहन को बता दूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, सुमेई, तुम अपनी बहन को बहुत ज्यादा आंक रही हो। मैं मानता हूँ, हम आंतरिक प्रांगण में उससे डरते हैं। हालांकि जब हम मुख्य शिष्य बन जाते हैं, तो क्या वह हमारे साथ कुछ भी कर सकती है? लो वू ने उसकी बात का खंडन किया। ठीक है, यही तो तुमने कहा था। हम इस बारे में देखेंगे। सुमेई ने गुस्से से कहा। अपनी बहन से हमें डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कोर जोन में आपके कई दोस्त भी हैं, लेकिन जब से हमने ये सब करने का फैसला किया है, स्वाभाविक रूप से हम आपसे और आपकी बहन से नहीं डरते हैं। जियान फेगई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यहाँ पहुँचने के बाद तंत्र से गुजरने वाले शिष्यों ने एजियो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। लेकिन सभी विंग्स एलायंस के सदस्यों को जियान फेगई और लो वू की हिंसक पिटाई का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद परीक्षा में भाग लेने वाले 12 विंग्स एलायंस सदस्यों में से 11 विश्व एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस के हाथों में चले गए। सुमेई और अन्य लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के सभी सदस्य भूमिगत महल से गुजर गए। यहाँ तक कि आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के सदस्य भी गुजर गए और उनकी गति भी बहुत चौंकाने वाली थी। उस समय वर्ल्ड अलायंस और स्वॉर्ड अलायंस के सदस्य एक के बाद एक विंग्स अलायंस के सदस्यों को अपमानित कर रहे थे। लगभग सभी सदस्यों की नाक हरी थी और चेहरे सूजे हुए थे। उनके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, लेकिन कोई भी चिल्लाया नहीं। वे अपने दांत पीस रहे थे और सहन कर रहे थे। अरे, यह अजीब है। वह लड़का अभी तक पास क्यों नहीं हुआ? वह फेल तो नहीं हुआ होगा? दरवाज़ा जो खुला नहीं था, उसे देखते हुए लो वू थोड़ा निराश हुआ। उसे बेहतर होगा कि वह असफल हो जाए, वरना वह यहाँ सबसे दुखी होगा। जियान फेगई ने ठंडी सांस ली। अब बेहतर होगा कि तुम हमें छोड़ दो, जमीन पर घुटने टेक दो और माफी मांगते हुए अपना सिर हमारे सामने पटक दो, वरना जब चू फैंग यहाँ आएगा तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। सुमेई ने बहुत गुस्से से कहा। उस पल वह बहुत क्रोधित थी। अपने साथियों को इतनी बुरी तरह से पिटते हुए देखकर उसका दिल सचमुच मारने को आ रहा था। ओह, तो वह छोटा लड़का चू फैंग था। सुमेई, तुम्हें उस चू फैंग पर बहुत भरोसा है। तुम्हें वह पसंद है न? ये देखकर लो वू हंस पड़ा और सुमेई के बगल में चला गया। बेशक वह करती है, वह लड़का सुमेई का प्रेमी है। जियान फेगई ने किनारे से कहा। क्या ऐसा है? सुमेई, तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही खराब हैं। तुम इतने कमजोर व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हो? उसके बजाय मुझे क्यों पसंद नहीं करती? ये लो वू घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ से सुमेई की ठुड्डी पकड़ ली। छोड़ो, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं अपनी बहन से तुम्हें मरवा दूंगा। सच में, तुम जैसी हो उसे देखकर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं भी करूंगी, तो भी तुम अपनी बहन से मेरे बारे में बुरी बातें कहोगी, है न? लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें छूना चाहता हूँ।
यहाँ आओ डार्लिंग और मुझे इसका स्वाद चखने दो। लोवू ने अपने होंठ चाटे और अपना मुंह बाहर निकाला। उसके गधे जैसे बड़े होंठ सू मेई के गोरे, मीठे और खूबसूरत चेहरे की ओर बढ़ने लगे। मरना, लेकिन इससे पहले कि वह सू मेई को छूता, एक गुस्से भरी चीख निकली जैसे बिजली चमक रही हो। एक तेज हवा चली और चू फैंग भूत की तरह लोवू के बगल में प्रकट हो गया। वो चू फैंग का हाथ बाज के पंजे की तरह था। उसने लोवू की गर्दन को जोर से पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। तुम चूमना चाहती हो ना? मैं तुम्हें चूमने दूंगा, मैं तुम्हें चूमने दूंगा। लोवू को जमीन पर दबाने के बाद चू फैंग ने अपना बायां हाथ उठाया, उसे मुट्ठी में बांधा और लोवू के मुंह पर कई बार जोरदार मुक्का मारा। उसके बाद लोवू का मुंह खून से भर गया। पूरा मुंह टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था और उसका जबड़ा भी टूट गया था। उसने अपना मुंह खोला और वह खून थूकने की तैयारी कर रहा था। इसे वापस निगल लो, ये देखकर चू फैंग गुस्से से चिल्लाया और अपने हाथों से लोवू का मुंह बंद कर दिया। लोवू का कोई भी संघर्ष असहाय था, इसलिए अंत में वह केवल अपने गले के नीचे खून और दांतों का कौर निगल सकता था। यह आदमी, चू फैंग और लोवू को देखकर विश्व गठबंधन के सदस्य और तलवार गठबंधन के सदस्य डर से टूट गए। यहाँ तक कि जियान फेगई की अभिव्यक्ति भी काफी बदल गई। उसे बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि लोवू में क्या ताकत है। वह आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, एक रहस्यमय तकनीक और रैंक 4 मार्शल कौशल जानता था। अन्यथा वे दोनों इतनी आसानी से सीटू यू को नहीं हरा सकते थे। लेकिन इतना ताकतवर लोवू चू फैंग के सामने पूरी तरह से असहाय था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि चू फैंग की ताकत लोवू से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, चू फैंग अचानक उठ खड़ा हुआ। लोवू को फिर से देखते हुए उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उसकी आंखों का सफेद भाग दिखाई दे रहा था, जिससे वह बेहोश हो गया था। वर्तमान चू फैंग का चेहरा बर्फीला था, उसकी आंखों में ठंडी निगाहें थीं और उसका पूरा शरीर ठंडी हवा छोड़ रहा था। उसे देखते ही लोग कांप उठते थे, भले ही ठंड न हो। छोटी मेई, तुम इन लोगों की देखभाल कैसे करना चाहती हो? उन्हें तोड़ दो। समझ गया। अध्याय 77 बेकार भीख मांगना। हर कदम के साथ चू फैंग जियान फेगई के और करीब आ गया। उसका बैंगनी लबादा बिना किसी हवा के लहरा रहा था। उसकी आंखों से ठंडी निगाहें डराने वाली थीं। उसका पूरा शरीर हड्डियों को चीरने वाली हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था और वह बिल्कुल एक हत्या करने वाले देवता की तरह था। चू फैंग का सामना करते हुए विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ लोग तो जमीन पर गिर पड़े और वे भागने की कोशिश में लुढ़कते और रेंगते हुए भाग रहे थे। केवल जियान फेगई बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि वह भागना नहीं चाहता था, बल्कि वह भाग नहीं सकता था। तलवार गठबंधन के गठबंधन मास्टर के रूप में वह अपने अधीनस्थों के सामने ऐसी बेशर्म हरकत कैसे कर सकता था? लेकिन उसके सामने चू फैंग ने जो प्रतिरोध दिखाया, उससे वह वास्तव में असहज महसूस कर रहा था। विशेष रूप से लोवू को देखकर, जो चू फैंग के पीछे अतुलनीय रूप से दयनीय स्थिति में था, वह जानता था कि उसे ज्यादा किस्मत नहीं मिलेगी। चू फैंग, तुम क्या करना चाहते हो? जियान फेगई ने घबराहट में पूछा। सू मेई के उन्हें तोड़ दो वाले वाक्य ने उसे सचमुच सिहरन में डाल दिया। जियान फेगई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेहतर होगा कि मैं तुम्हें एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में न देखूं, वरना मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। चू फैंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी क्योंकि वह जियान फेगई के करीब जा रहा था। लेकिन जियान फेगई के नजरिए से चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान का भाव ठंडा और बेरहम था। यदि आप मुझे तोड़ना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि आपके पास शक्ति है या नहीं। ये देखकर कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, जियान फेगई गुस्से से चिल्लाया। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने पहल की और पहले हमला किया। उसने तलवार को अपनी पीठ के पीछे खींचा और जैसे ही ठंडी रोशनी टिमटिमाने लगी, उसने पागलों की तरह उसे चू फैंग की ओर फेंक दिया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी तलवार के आकार की कई गैसें बाहर निकली और यह उल्का की तरह हवा में टूट गईं और फुसफुसाहट की आवाजें पैदा करने लगीं। घनेपन ने चू फैंग के आगे बढ़ने के रास्ते को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। यह कोई साधारण तलवार चलाने की तकनीक नहीं थी। ये रैंक 4 का कौशल था और चूंकि इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जियान फेगई था, जो तलवार चलाने वालों के परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसने इस कौशल को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। वह वास्तव में गठबंधन मास्टर है जो इस स्तर तक उल्का तलवार तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। हवा में उल्काओं की तरह टूटती तलवार की गैसों को देखकर तलवार गठबंधन के शिष्यों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस पल
उनके मूल रूप से अत्यधिक भयभीत दिल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी आशा देख ली हो। उन्हें अचानक लगा कि शायद उनका अपना गठबंधन गुरु चू फैंग को हरा सकता है, जो एक हत्या करने वाले देवता की तरह था। लेकिन जब घनी तलवार की गैसें चू फैंग के सामने आईं, तो एक विचार के साथ चू फैंग का शरीर हल्की बिजली की एक परत से ढक गया। जब गैसों ने बिजली को छुआ तो ऐसा लगा जैसे लकड़ी लोहे की दीवार से टकरा रही हो। वे सभी तुरंत टूट गए और हवा में बिखर गए। यह दूसरों की तो बात ही छोड़िए, जियान फेगई भी बहुत हैरान था। वह पहले से ही उल्का तलवार तकनीक में माहिर था और यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसके कौशल के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वरना वे बुरी तरह घायल हो जाते। लेकिन उसकी आंखों के सामने चू फैंग ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उसके कदम भी नहीं रुक रहे थे। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। जियान फेगई बेरहम हो गया। उसने अपनी तलवार की नोक घुमाई और कई तलवार की गैसें फिर से उड़ी। लेकिन इस बार वे सभी चू फैंग पर केंद्रित नहीं थे। उन्होंने सु मेई पर भी निशाना साधा, जो चू फैंग के पीछे थी। तुम मरना चाह रहे हो? ये देखकर चू फैंग की तलवार जैसी भौहें उलट गईं और उसके बड़े हाथ की लहर के साथ बिजली की एक किरण निकली। यह एक लंबे बिजली के चाबुक की तरह था जिसने तलवार की सारी गैसों को चकनाचूर कर दिया। चू फैंग ने इसे फिर से लहराया और बिजली का चाबुक जियान फेगई की ओर तेजी से टूट पड़ा। ऑब्जेक्ट कंडेंसेशन। यह आदमी रैंक 5 कौशल का उपयोग कर सकता है। जियान फेगई चौंक गया। ज्यादातर मार्शल कौशल आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर के बाहर किसी वस्तु में संघनित कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा को बिजली जैसे पदार्थ में बदलना, जैसा कि चू फैंग ने किया था, और उपस्थिति और सार के संदर्भ में मूल रूप से संपर्क करना, केवल रैंक 5 मार्शल कौशल ही ऐसा कर सकता था। अरे यार, यह आदमी कौन है? उस पल उसे आखिरकार पता चल गया कि चू फैंग ताकतवर है, लेकिन बिजली के व्यापक कोड़े का सामना करते हुए वह इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने जल्दी से अपने हाथों में तलवार उठाए और चू फैंग के हमले को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट टिल्ड। जब बिजली का कोड़ा गुजरा तो चिंगारियां दिखाई देने लगी और जियान फेगी के हाथ में मौजूद लोहे की तलवार 2 टुकड़ों में कट गई। उसी समय कोड़े ने जियान फेगी के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। वह चाबुक सीधे जियान फेगी पर लगा और वह कई मीटर दूर उड़ गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, लोगों ने देखा कि उसकी कमर पर खून का घाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने भयानक सफेद हड्डियां भी देखी। तारानकन बैंग बैंग। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने जियान फेगी के शरीर पर बिजली के चाबुक से लगातार प्रहार किया। इससे न केवल जियान फेगी बुरी तरह से घायल हो गया, बल्कि उसके हाथ भी टूट गए। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि जियान फेगी की सांसें अभी भी चल रही होती, तो लोगों को वाकई संदेह होता कि वह जिंदा है या मर गया। लेकिन अगर वह मरा नहीं भी होता, तो भी ऐसी चोटों से पूरी तरह ठीक होने में 3 से 5 साल लग जाते। वरिष्ठ चू फैंग, हम गलत थे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अचानक तलवार गठबंधन के सभी शिष्यों ने घुटने टेक दिए। चूंकि उनके अपने गठबंधन के गुरु को इस तरह पीटा गया था, इसलिए वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि उनका अंत कैसे होने वाला था। खासकर जब चू फैंग के तरीके निर्दयी थे और उन्हें कोई संदेह नहीं था कि वह उन्हें तब तक पीटेगा जब तक वे मर नहीं जाते। मास्टर चू फैंग, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हम फिर कभी विंग्स एलायंस के दुश्मन नहीं बनेंगे। साथ ही उसी समय विश्व गठबंधन के सदस्य भी घुटनों के बल बैठ गए। वे भी चू फैंग के सामने झुक रहे थे और वे वास्तव में भयभीत थे। चू फैंग का इस तरह सामना करना, अगर वे भयभीत न होते तो अजीब होता। अगर माफी मांगना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कारगर होता, तो पहले गलत करने वाले सभी लोग सजा के दर्द से बच सकते थे। आज मैं यह सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे करीबी लोगों पर हमला करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन भीड़ के लाख मिन्नतें करने के बावजूद चू फैंग के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक उसकी पुतली सिकुड़ गई और बिजली का चाबुक फिर से गरजने लगा। उस समय एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन से अंतहीन चीखें सुनाई दी। लगभग कोई भी चू फैंग के कोड़े को सहन नहीं कर सकता था, फिर भी चू फैंग हर व्यक्ति को कम से कम 10 बार कोड़े मारता था। भले ही वे पहले से ही बेहोश हो गए हों, चू फैंग थोड़ा भी दयालु नहीं होगा। चू फैंग, बस इतना ही काफी है। अंत में सुमेई ने बात की। क्षत विक्षत लोगों की भीड़ को देखकर, हालांकि वह पहले बहुत क्रोधित थी और उनसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन अब उसे क्रोध का एक भी कतरा नहीं मिला, बल्कि उसके मन में सहानुभूति का एक धागा था। सुमेई के बोलने के बाद
चू फैंग स्वाभाविक रूप से रुक गया। उसके सीटू यू के साथ दोस्ताना संबंध नहीं थे, इसलिए उसने जियान फेगई और अन्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। इसका कारण जियान फेगई के साथ कुछ व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा वह सू मेई का गुस्सा निकालना चाहता था। लेकिन सू मेई की तुलना में सीटू यू और अन्य लोगों के दिल लगभग उछल पड़े। उन्हें आखिरकार पता चल गया कि उस दिन चू फैंग ने वाकई खुद को रोक लिया था। सीटू यू को भी उस दिन चू फैंग के उकसावे से कुछ डर महसूस हुआ, क्योंकि चू फैंग की तुलना में चाहे ताकत हो या तरीके, वह उसके लिए अतुलनीय था। तो तुम पहले ही भूमिगत महल से गुजर चुके हो, तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? या आध्यात्मिक दवाइयाँ तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थीं? अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मैं। चू फैंग द्वारा मुक्त किए जाने के बाद सू मेई ने थोड़ा बड़बड़ाया। उसे लगा कि चू फैंग संभवतः एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में आध्यात्मिक दवाइयाँ लेने गया था। हो, थोड़ा रुको। चू फैंग ने सू मेई की बड़बड़ाहट का खंडन नहीं किया। इसके बजाय वह हंसा और दूर की झाड़ी में कूद गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो सू मेई की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। अध्याय 78 प्रतिभा परीक्षण। वर्तमान चू फैंग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। ये बेहद गर्म थी, इतनी गर्म कि यह किसी का भी दिल पिघला सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी चू फैंग का दाहिना हाथ। उसकी मुट्ठी में कुछ ताजे फूल थे। वे बहुत सुंदर थे क्योंकि फूलों में 7 पंखुड़ियां थीं और हर पंखुड़ी का रंग अलग था। सूरज की रोशनी में वे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर 7 रंगों की धुंधली रोशनी की परत छाई हुई हो। उनके इर्द गिर्द कई तितलियां भी थीं और ये देखा जा सकता था कि फूल कितने सुगंधित थे। 7 रंग के फूल, वे बहुत दुर्लभ थे और केवल संयोग से ही कोई एक फूल देख सकता था। फिर भी चू फैंग के हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। बेशक आध्यात्मिक दवाइयाँ मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये 7 रंगीन फूल और भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तुम उन्हें देखना चाहते हो। इसलिए मुझे उन्हें तुम्हारे लिए चुनना था। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए 7 रंगीन फूल सू मेई के हाथों में रख दिए। सू मेई ने फूल लिए और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा था और उसके दिल में खटास और गर्मी दोनों महसूस हो रही थी और उसकी आंखें नम हो रही थीं। तुम इतने दुखी तो नहीं होगे कि तुम्हें रोना पड़े, है ना? ये देखकर चू फैंग हंस पड़ा। कौन रो रहा है? सू मेई ने चू फैंग को घूर कर देखा और अपने आंसू रोक लिए। उसके बाद उसने अपनी नाक को 7 रंगीन फूलों के करीब ले जाकर गहरी सांस ली। अपनी नाक में ऐसी खुशबू महसूस करते हुए वह खुशी से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद प्यारी और बेहद खूबसूरत थी और उसकी मुस्कान वाकई किसी के भी दिल को छू जाती थी। जो लोग उसे देखते थे वे मंत्रमुग्ध हो जाते थे और चू फैंग भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि सू मेई के इतनी खुशी से मुस्कुराने का कारण सिर्फ उसके हाथों में मौजूद 7 रंग के फूल नहीं थे, बल्कि वह व्यक्ति था जिसने उसके लिए फूल तोड़े थे। चलो चलते हैं, 4 घंटे की समय सीमा नजदीक आ रही है और हम जल्द ही असफल होने वाले हैं। पागलपन की हद तक खुश होने के बाद सू मेई ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। लेकिन उनके बारे में क्या? उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर वे जल्दी ठीक नहीं हुए तो वे मरेंगे नहीं। कुछ लोग चिंतित थे। हालांकि वे हल्के घायल नहीं थे, उनमें से ज्यादातर सिर्फ खरोंच के निशान थे। ये विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के सदस्यों के लिए बिल्कुल अतुलनीय था। चिंता मत करो, मैंने उन्हें रोक लिया ताकि वे मर न जाएं। चू फैंग ने समझाया और कहा, मम्मा, उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब परीक्षा का समय आएगा तो मेरी बहन एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में प्रवेश करेगी और वे उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा वे गलत थे, इसलिए मेरी बहन हमें दोष नहीं देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन से बाहर निकलना है। सू मेई ने कहा, मुझे पता है कि निकास कहाँ है। मेरे पीछे आओ। चू फैंग मुस्कुराया और उन्हें आगे ले गया और यह पार्क में टहलने जैसा था। ये भी पहली बार है कि तुम यहाँ आए हो। तुम्हें कैसे पता कि निकास कहाँ है? सू मेई ने पूछा और उसे थोड़ा संदेह हुआ। मैंने फूलों के लिए पूरे एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन का चक्कर लगाया है और मैं इस जगह से अब और परिचित नहीं हो सकता। बाहर निकलने का तो जिक्र ही नहीं, मैंने यहाँ की सभी आध्यात्मिक दवाइयाँ भी चुन ली हैं। चू फैंग मुस्कुराया और अपने कॉस्मोस सेक को थपथपाया। तुम बदमाश हो। चू फैंग की बातें सुनकर सू मेई हैरान और भावुक हो गई। चू फैंग की गति से हैरान, क्योंकि एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन का आकार बहुत बड़ा था। भले ही वे पूरा दिन पैदल चलें, लेकिन वे पूरे बगीचे में नहीं चल पाएंगे।
लेकिन चू फैंग इतने कम समय में ही हर जगह जा चुका था। उसकी गति कितनी तेज थी। जहां तक उसके भावुक होने की बात है तो स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए 7 रंगीन फूल चुनने के लिए उसने पूरे एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में लगन से काम किया था। इसलिए सू मेई जैसी शुद्ध युवा महिला के लिए जाहिर है उसका भावुक होना उसके सदमे से कहीं ज्यादा बड़ा था। दरअसल चू फैंग के नेतृत्व में वे जल्दी से विशाल महल तक पहुंच गए। यह एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन का निकास और कोर जोन का प्रवेश द्वार था। महल में प्रवेश करने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। विशाल हॉल के बीच में एक पत्थर का मंच था। पत्थर के मंच पर एक त्रिकोणीय चट्टान थी। चट्टान 1 मीटर ऊंची थी और नीचे से ऊपर तक 3 रंगों हरे, पीले, लाल में विभाजित थी और यह काफी सुंदर थी। सबसे खास बात यह थी कि चट्टान के बगल में 6 बूढ़े लोग बैठे थे। उन सभी के बाल सफेद और भूरे थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि उनकी उम्र 100 के करीब है। हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके शरीर में आभा बहुत मोटी थी। चू फैंग के पास अपनी आत्मा शक्ति से उनकी ताकत का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था और ये देखा जा सकता था कि वे कोई साधारण लोग नहीं थे। वे अभी आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे। हलचल सुनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि जब उन्होंने चू फैंग और दूसरों को देखा तो उनकी बूढ़ी निगाहों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सीटूयू और अन्य लोगों के चेहरे और शरीर पर लगी चोटें स्पष्ट रूप से तंत्र से नहीं थीं। वे स्पष्ट रूप से मानवीय क्रियाओं के कारण हुई थीं, लेकिन बुजुर्गों ने कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उन्होंने शिष्यों के बीच बहुत सारी लड़ाइयां देखी थीं। ये 7 रंग के फूल हैं और बहुत सारे हैं। क्या तुमने एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में सभी 7 रंग के फूल तोड़े हैं? बल्कि जब एक बूढ़ी महिला ने सू मेई के हाथों में 7 रंग के फूल देखे तो वह बहुत हैरान हुई। सू मेई ने बुढ़िया के सवाल का जवाब सिर्फ मुस्कुरा कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना है। उसके दिल में सिर्फ खुशी थी। ठीक है, आओ और इसका परीक्षण करो, एक और बूढ़ा व्यक्ति बोला। ये सुनकर चू फैंग और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक उस अजीब 3 रंगों वाली चट्टान के सामने चले गए। दरअसल तथाकथित परीक्षण उनकी प्रतिभा के मूल्य का परीक्षण करने के लिए था। प्रतिभा का मूल्य कोर जोन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा और सभी कोर एल्डर्स और कोर शिष्यों को ये पता चल जाएगा। भविष्य में उन्हें जो विकास प्राप्त हुआ वह इससे निकटता से जुड़ा हुआ था। परीक्षण विधि के अनुसार 3 रंगों वाली चट्टान के बीच में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा भरनी थी। जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता पर्याप्त थी तब तक ये सक्रिय हो जाती थी और चट्टान से तेज रोशनी निकलती थी। हरा रंग निम्न स्तर की प्रतिभा को दर्शाता है, पीला रंग मध्यम स्तर की प्रतिभा को दर्शाता है तथा लाल रंग उच्च स्तर की प्रतिभा को दर्शाता है। ज्यादातर मुख्य शिष्यों के पास कम रैंक की प्रतिभा थी। बहुत कम लोग पीले रंग के हिस्से को सक्रिय कर सकते थे और मध्यम रैंक की प्रतिभा रखते थे। जहां तक लाल रंग की उच्च रैंक वाली प्रतिभा की बात है तो आज तक सिर्फ 2 लोगों ने इसे सक्रिय किया है। उनमें से एक उस वर्ष का #1 शिष्य था, झांग तियानी। दूसरा आज का #1 शिष्य था, गोंग लुयुन। मैं पहले जाऊंगा। विंग्स एलायंस के एलायंस मास्टर के रूप में सीटूयू पहले ऊपर गया। वह अपनी प्रतिभा के प्रति बहुत आश्वस्त था, इसलिए उसने महसूस किया कि पीले खंड को सक्रिय करने में बहुत अधिक समस्याएं नहीं होनी चाहिए। आखिरकार चू फैंग से पहले वह आंतरिक दरबार के शिष्यों में #1 व्यक्ति था। जब सीटूयू ने अपना हाथ परीक्षण पत्थर पर रखा तो अन्य लोग तनाव में आ गए, जिसमें सू मेई भी शामिल थी। आखिरकार ये परीक्षण उनकी भविष्य की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता था और इसका उनके भविष्य से संबंध था। तारांकन हम आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रसार के बाद परीक्षण पत्थर ने ऊर्जा में उतार चढ़ाव पैदा किया। उसके बाद सबसे निचले हिस्से हरे भाग में हरी रोशनी चमक उठी। अध्याय 79 चौंकाने वाली खोज। यह हरी बत्ती को देखते हुए सीटूयू बहुत निराश हुआ। कोई बात नहीं, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी क्षमता के कारण ये केवल निम्न श्रेणी की प्रतिभा थी। उस परिणाम को देखकर बुजुर्ग न तो खुश थे और न ही निराश। उनका मूड बहुत स्थिर था। तभी किसी ने भारी आवाज में कहा, निम्न श्रेणी की प्रतिभा। अगला। उसके बाद विंग्स एलायंस के अन्य सदस्यों ने एक के बाद एक परीक्षण किया। हालांकि उन्होंने सभी ने हरी बत्ती को सक्रिय किया, लेकिन कुछ बत्ती तेज थी, कुछ कमजोर। कम से कम एक भी ऐसी नहीं थी जो सीटूयू की तरह उज्ज्वल हो। उस दृश्य को देखकर सीटूयू मन ही मन खुश हो गया। कम से कम इसका मतलब तो यही था कि उसकी प्रतिभा कुछ अन्य लोगों से ज्यादा मजबूत थी।
इसके बजाय 6 बुजुर्गों का चेहरा उतर गया और वे स्पष्ट रूप से नाराज होने लगे। निम्न श्रेणी की प्रतिभा। अगला। अंत में सुमेई की बारी आई। अपने सामने बैठे लोगों के नतीजों के बाद मौजूदा सुमेई का आत्मविश्वास खत्म हो गया। घबराए हुए दिल के साथ उसने बेचैनी से अपना सफेद हाथ आगे बढ़ाया। अगर कोई और ध्यान से देखे तो वे देख सकते थे कि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। इसके अलावा जब सुमेई ऊपर गई तो 6 बुजुर्गों की निगाहें और भी गंभीर हो गईं। आखिरकार सुमेई सूरो की छोटी बहन थी और जब सूरो एक मुख्य शिष्य बन गई तो उसे सार्वजनिक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए 6 बुजुर्गों को सुमेई से काफी उम्मीदें थीं। हम आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण भेजने के बाद पीले भाग से एक चमकदार रोशनी निकली। उस पल सुमेई का घबराया हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। उसकी जगह अतुलनीय खुशी थी और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह बेहद खुश थी। बुरा नहीं, मध्यम दर्जे की प्रतिभा और इतनी तेज रोशनी भी। ऐसा लगता है कि आपकी साधना प्रतिभा आपकी बहन की तुलना में थोड़ी बेहतर है। पहले औसत या यहाँ तक कि खराब प्रतिभा के बाद बिना किसी संदेह के सुमेई के परिणाम ने सभी की आंखों को चमका दिया। 6 बुजुर्गों ने बार बार सिर हिलाया और पहली बार चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। यहाँ तक कि सीटू यू और अन्य लोगों ने भी सुमेई की प्रतिभा की प्रशंसा की। लेकिन उसके बाद सुमेई और अन्य लोगों ने चूफैंग की ओर अपनी नजर डाली। वे उस युवक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो थोड़े समय के लिए ही इनर कोर्ट में शामिल हुआ था, लेकिन कोर डिसिप्लिन परीक्षा में भाग लेने आया था। वे जानना चाहते थे कि उसमें किस तरह की प्रतिभा है। क्या ये सुमेई की तरह ही होने वाला था, या क्या वह झांग त्याने और गोंग लुयुन जैसी किंवदंती बनाने में सक्षम था? चूफैंग के लिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह आसानी से परीक्षण चट्टान के सामने चला गया और अपनी हथेली को ताकत के साथ उस पर रख दिया। एक विचार के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण उसमें प्रवेश कर गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवेश के बाद सभी को महसूस हुआ कि परीक्षण चट्टान में उतार चढ़ाव आया। लेकिन उस उतार चढ़ाव के बाद परिणाम ने सभी को चौंका दिया। वहां कोई रोशनी नहीं थी। लाल या पीले हिस्से की तो बात ही छोड़ी, हरे हिस्से से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चूफैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी रोशनी को सक्रिय नहीं कर सकती थी। हम उस स्थिति का सामना करते हुए चूफैंग ने भौहें सिकोड़ी और चट्टान में आध्यात्मिक ऊर्जा की 2 और किस्में भर दी। लेकिन नतीजा वही रहा। तीनों भागों से कोई रोशनी नहीं निकली। अरे, यह क्या है? चूफैंग एकदम अवाक रह गया। क्या उसकी प्रतिभा इतनी भयानक थी? वह हरे भाग के सबसे कमजोर हिस्से को भी सक्रिय नहीं कर सका। यह चूफैंग का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि सुमेई, सीटुयू और अन्य लोग भी, जिन्हें चूफैंग पर पूरा भरोसा था, वे भी हैरान रह गए। चूफैंग ने जो ताकत दिखाई उससे उनकी मार्शल खेती की प्रतिभा पहले ही साबित हो चुकी थी, फिर भी नतीजा उनकी आंखों के सामने कैसे आ सकता था? तुमने इस ताकत और प्रतिभा के साथ परीक्षा पास कर ली। ऐसा लगता है कि तुमने कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया है। बूढ़ी औरत ने चूफैंग को तिरस्कार से देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? ये शब्द सुनकर चूफैंग भी थोड़ा क्रोधित हुआ। क्या तुम्हें ये स्पष्ट नहीं है कि मैं अपने दिल में क्या कहना चाहती हूँ? बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आप चूफैंग मूल रूप से खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे सुमेई ने रोक दिया। मुख्य बुजुर्ग आंतरिक दरबार के शिष्यों के बराबर नहीं थे, यहाँ तक कि उसे उनका सम्मान करने की जरूरत थी और वे चूफैंग से नाराज नहीं हो सकते थे। चूफैंग एकनिष्ठ मूर्ख नहीं था और वह सुमेई का मतलब समझता था। हालांकि वह अपने दिल में बेहद नाखुश था, लेकिन उसने बलपूर्वक इसे सहन किया। आखिरकार वह परीक्षण चट्टान को सक्रिय भी नहीं कर सका और अपनी वर्तमान साधना के साथ वह वास्तव में दूसरों द्वारा आसानी से संदेहास्पद था। जो भी हो, उससे ये कहने का कोई फायदा नहीं है। ताकत हर जगह पर निर्भर करती है। एक निश्चित ताकत के बिना भले ही वह एक प्रमुख शिष्य बन जाए, वह केवल दूसरों द्वारा कुचला जाएगा और उसके लिए उपयोगी बनना मुश्किल होगा। दूसरे बुजुर्गों की निगाहें भी तिरस्कार से भरी हुई थीं। उनमें गुस्से का भाव भी था। ये देखा जा सकता था कि उन्हें लगा कि चूफैंग ने वहां पहुंचने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया। बूढ़ेली, तुम्हें अभी परीक्षा परिणाम देख लेना चाहिए था। हम इन बच्चों को तुम्हें सौंप देंगे। 6 बुजुर्ग उठकर जाने को तैयार हो गए, लेकिन जाने से पहले वे सुमेई को ये बताना नहीं भूले। सुमेई, हम तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम अपनी बहन की तरह ही बेहतरीन बनोगी। लेकिन दोस्त बनाते समय तुम्हें अपनी आंखें साफ करनी चाहिए, नहीं तो तुम खुद को रोक लोगी।
6 बुजुर्गों को पीछे छोड़ते देख चू फैंग के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। लेकिन अंत में उसने फिर भी बलपूर्वक इसे सहन किया, क्योंकि वह जानता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। ऐसे लोगों को चुनौती देना उचित नहीं था जिनके खिलाफ वह जीत नहीं सकता था। चू फैंग, सौभाग्य से तुम वहां विस्फोट नहीं कर पाए। वे लोग एजो ड्रैगन स्कूल के 6 रक्षक हैं और वे सभी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जब 6 बुजुर्ग चले गए तो सू मेई ने जल्दी से चू फैंग को याद दिलाया। हे मेरे दोस्तों, मुख्य शिष्य बनने पर बधाई। कुछ चीजें लेने के लिए मेरे पीछे आओ। ठीक उसी समय हॉल के एक कोने से एक वृद्ध की आवाज आई। तभी चू फैंग और अन्य लोगों ने देखा कि वहां एक और बूढ़ा व्यक्ति था। उस व्यक्ति के बाल बहुत कम सफेद और रूखे थे। वह ज्यादातर गंजा था और उसके चेहरे पर झुर्रियां भी बहुत घनी थीं। ऊंट जैसी पीठ के कारण लोगों को ऐसा लगता था कि वह मरा हुआ है और ये थोड़ा डरावना भी था। लेकिन चू फैंग ने बूढ़े आदमी को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। उसने पाया कि बूढ़े आदमी की आभा पहले के 6 बुजुर्गों से किसी भी तरह से खराब नहीं थी। अगर 6 बुजुर्ग गहन क्षेत्र के मजबूत लोग थे तो उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी संभवतः गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में चू फैंग और अन्य लोगों ने मुख्य शिष्यों के नीले वस्त्र पहने। उनमें से प्रत्येक को एक टोकन और एक बड़ा बैनर भी मिला। बैनर पर एजो ड्रैगन स्कूल का प्रतीक था। एजो ड्रैगन स्कूल के संरक्षण वाली शक्तियों के पास ही बैनर था। लोग बैनर को एजो ड्रैगन बैनर कहते थे। मुख्य शिष्य की चीजें लेने के बाद चू फैंग और अन्य लोग हॉल से बाहर चले गए। वे लंबे समय से प्रतीक्षित मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी, जिसे 6 रक्षकों द्वारा ओल्डली कहा जाता था, धीरे धीरे परीक्षण चट्टान के करीब चला गया और उसका अध्ययन किया। अजीब बात है, एजो ड्रैगन फ्लावर गार्डन में उस छोटे से दानव की हरकतों को देखकर लगता है कि वह प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। वह कम दर्जे की प्रतिभा से भी मेल क्यों नहीं खा सकता? बूढ़े आदमी ने बारीकी से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कोई कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर जब उसने परीक्षण चट्टान के शीर्ष की ओर अपनी नजर डाली तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अध्याय 80 बेजोड़ प्रतिभा। परीक्षण चट्टान के शीर्ष पर मूल रूप से लाल रंग था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो लाल हिस्से के शीर्ष पर एक तिल के आकार का छोटा काला बिंदु होगा। सबसे अजीब बात यह थी कि वर्तमान में छोटे बिंदु पर काली रोशनी टिमटिमा रही थी। क्या उस लड़के ने किंवदंतियों में अनुभाग को सक्रिय किया? उस पल बूढ़े की आंखें चमक उठी और उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टूटकर बिखर जाएगा और वह भी जोर जोर से कांपने लगा। पूरी तरह से परीक्षण करने पर मूल रूप से इसमें 4 रंग थे। शिखर लाल रंग का नहीं था, ये काला रंग था, लेकिन काला रंग एक किंवदंती की तरह था। अफवाहों के अनुसार पूरे 9 प्रांतों में एक भी व्यक्ति इसे सक्रिय नहीं कर सका। यदि यह कहा जाए कि जो लोग लाल भाग को सक्रिय कर सकते हैं वे साधनाशील प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य हैं, तो जो लोग काले भाग को सक्रिय कर सकते हैं वे बस एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे जो किंवदंतियों का निर्माण करेंगे। चूंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो काले हिस्से को सक्रिय कर सके, इसलिए लोगों ने सोचा कि काला हिस्सा बेकार है और इसे सक्रिय करना असंभव है। या शायद उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक झूठ है। इसलिए धीरे धीरे परीक्षण चट्टान पर 3 रंग बचे रह गए। क्या ये सच है? क्या ये सचमुच सच है? अजीब टिमटिमाते काले छोटे बिंदु को देखकर बूढ़े आदमी को लगा कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। वह अपनी आंखें मलने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने आंखें खोलीं तो रोशनी अभी भी बनी हुई थी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा रही थी और आखिरकार चट्टान अपनी मूल स्थिति में लौट आई। टिल्ड। जब उसे पता चला कि जो कुछ भी हुआ वह सब सच था, तो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में पहले से ही अतुलनीय उत्साह उमड़ रहा था। उसने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर चू फैंग और अन्य लोग गए थे और फिर धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि स्वर्ग चाहता है कि मेरा एजो ड्रैगन स्कूल फले फूले। लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है और ऐसा लगता है कि निर्णय लेने के लिए समय की आवश्यकता है। चू फैंग और बाकी लोगों को हॉल के अंदर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था। उस पल वे पहले से ही मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। एक के बाद एक भव्य महल और चौड़ी पत्थर की पक्की सड़क को देखते हुए उन्हें आखिरकार पता चल गया कि उनकी नई यात्रा शुरू हो गई है। ये इस साल के मुख्य शिष्य हैं, है न? वे सब इतने बुरी तरह से क्यों पीटे गए हैं?
शायद कुछ हुआ हो, लेकिन उनकी छाती पर लगे बैच को तो देखो। उन्हें विंग्स एलायंस का सदस्य होना चाहिए। क्या वर्ल्ड एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस ने इस साल की परीक्षा में भाग नहीं लिया? वह लड़की बहुत अच्छी लग रही है। इस उम्र में परीक्षा पास करने के लिए वह कमोबेश एक राक्षस है। मुझे आश्चर्य है कि कौन व्यक्ति इस राक्षस पर विजय प्राप्त करेगा। बहुत से कोर शिष्य प्लाजा के बाहर इकट्ठे हुए थे। उन्हें पता था कि आज कोर शिष्य परीक्षा का दिन है, इसलिए वे इस साल के नए कोर शिष्यों और उनकी उपस्थिति पर एक नज़र डालना चाहते थे, इसलिए वे उस स्थान पर जल्दी ही एकत्र हो गए। चू फैंग ने आसपास के लोगों का आंकलन किया और उसने ये भी पाया कि मुख्य शिष्यों के भीतर वास्तव में दुबके हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन थे। हालांकि दर्जनों लोगों के आसपास की भीड़ में से अधिकांश लोग आत्मा के दायरे में थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी थे जो मूल दायरे में प्रवेश कर गए थे। वह जो जानता था उसके अनुसार एजो ड्रैगन स्कूल में बाहरी कोर्ट के शिष्यों और आंतरिक कोर्ट के शिष्यों की तुलना में बहुत कम मुख्य शिष्य थे, लेकिन फिर भी लगभग 2000 थे। 2000 लोग युवा थे और उनके पास पहले से ही असाधारण शक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एजो ड्रैगन स्कूल द्वारा विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। 2000 लोगों का मूल्य आंतरिक और बाहरी दरबार के लाखों शिष्यों से कहीं ज्यादा था। चाहे वे बुजुर्ग हो या संप्रदाय के भावी प्रमुख, उन्हें 2000 लोगों में से ही चुना गया था। यह आभा अचानक चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अपनी गंभीर निगाह दूर की गली की ओर डाली। उसने वहां से एक बहुत तेज आभा महसूस की और वह उनकी ओर बढ़ रही थी। दरअसल सड़क के अंत में 1 दर्जन से ज्यादा शव दिखाई दिए। वे युवा थे और उनमें पुरुष और महिला दोनों थे। वे काफी प्रभावशाली और असाधारण रूप रंग के थे। न केवल पुरुष सुंदर थे और महिलाएं सुंदर थीं, बल्कि उनके पास जो आभा थी वह सामान्य लोगों के पास नहीं थी। हालांकि चू फैंग को लग रहा था कि वे मजबूत हैं, लेकिन वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि कुछ लोगों में कितनी ताकत है। इसका मतलब ये था कि वे सिर्फ मूल क्षेत्र में ही नहीं थे। बहुत संभावना है कि वे पहले ही मूल क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके होंगे। उसकी नज़रों के सामने जिस व्यक्ति की ओर चू फैंग सबसे ज्यादा आकर्षित था, वह था वह युवा पुरुष जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। अगर यह पूरी तरह से दिखावे के विषय पर था, तो वह अपने पीछे के लोगों की तुलना में उतना उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि वह जो आभा उत्सर्जित कर रहा था वह उनसे कहीं ज्यादा थी। गहन क्षेत्र, वह मुख्य शिष्य पहले से ही गहन क्षेत्र में है। चू फैंग ने छिपी हुई प्रशंसा में आह भरी। हालांकि उसके पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अदृश्य गहराई की भावना केवल गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए थी। इसलिए चू फैंग को लगा कि सबसे अधिक संभावना है। उसने गहन क्षेत्र में प्रवेश किया। गोंग लुयुन, एजो ड्रैगन स्कूल में है एक शिष्य। ठीक उसी समय सू मेई बोली, वह गोंग लुयुन है। कोई आश्चर्य नहीं। सू मेई के शब्दों को सुनकर चू फैंग को यह पक्का यकीन हो गया कि वह गहन क्षेत्र में था। आखिरकार उसने गोंग लुयुन का नाम पहले भी सुना था। एक शिष्य के पास वह ताकत होना अप्रत्याशित नहीं था। केवल गोंग लुयुन ही नहीं, विंग्स एलायंस के कुछ वरिष्ठ भी समूह में हैं। क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिससे गोंग लुयुन बात कर रही है? वह विंग्स एलायंस की पूर्व प्रमुखों में से एक थी। वह हान जू है, जो एजो ड्रैगन लीडरबोर्ड में #8 पर है और विंग्स एलायंस के उत्कृष्ट प्रतिनिधियों में से एक है। सू मेई ने गोंग लुयुन के बगल में ठंडी लेकिन खूबसूरत महिला की ओर इशारा किया। #8 एजो ड्रैगन लीडरबोर्ड में। चू फैंग ने फिर से प्रशंसा में आह भरी। कोर जोन में एक एजो ड्रैगन लीडरबोर्ड था। इस पर 10 स्थान थे और जिन लोगों ने 10 स्थान प्राप्त किए वे 2000 एजो ड्रैगन स्कूल कोर शिष्यों में से सबसे मजबूत 10 शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि हान जू को एजो ड्रैगन लीडरबोर्ड में #8 रैंक मिली है, तो चू फैंग को काफी झटका लगा। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन ऐसी उपलब्धि का मतलब था कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। हाँ, ये वास्तव में सीनियर हान जू है। क्या वह हमारा स्वागत कर रही है? जब C2U और अन्य लोगों ने हान जू को देखा तो वे भी उत्साहित हो गए। हालांकि वे आंतरिक प्रांगण में बेहद प्रभावशाली थे, लेकिन कोर जोन में प्रवेश करने के बाद वे केवल सबसे निचले स्तर पर ही अस्तित्व में थे। वहां उनसे बदतर क्षमता किसी की नहीं थी, लेकिन अगर उनके पास कोई समर्थक होता तो भविष्य में ये स्वाभाविक रूप से कई परेशानियों को कम कर देता। हान जू वह व्यक्ति था जिसे वे समर्थक के रूप में चाहते थे। वरिष्ठ हान जू, जब वे उत्साहित थे तो किसी ने जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाहट ने वाकई हान जू का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि गोंग लुयुन ने भी उनकी ओर नजर डाली। हान जू, क्या तुम इन शिष्यों को पहचानते हो? गोंग लुयुन ने पूछा।
मम्मा, वे विंग्स एलायंस के सदस्य हैं जो आज ही मुख्य शिष्य बने हैं। हान जू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विंग्स एलायंस? क्या आपने उन्हें नहीं बताया कि कोर जोन में गठबंधन बनाना मना है? चू फैंग और अन्य लोगों की छाती पर बैज देखकर गोंग लुयुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में जलन दिखाई दी।